आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आप इस मंच पे हैं। और इरा जी, क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप लगा जाते हैं कि फिजाओं में इश्क की थोड़ी कमी है, नफरतें ज्यादा हैं। हाँ, और आपके जो मैं पढ़ रही थी, जो आपने लिखा है उसमें अनछुआ ख्वाब, रिश्के इश्क, ये मुलाकात एक बहाना, पटरी पर इश्क। तो ये कैसे, मतलब कैसे रिस्क हो जाता है इश्क में? मोहब्बत लोगों से नहीं, मोहब्बत शहरों से नहीं लोगों से होती है। मोहब्बत शहरों से नहीं लोगों से होती है। अगर मोहब्बत हो तो नया शहर बस जाता है। तो मोहब्बत के बिना तो मुझे लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और इश्क के बिना कोई भी खूबसूरत चीज हो नहीं सकती। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि अपने हिस्से से और अपने लेखन से मैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाती रहूं और इश्क के रंग उसमें भरती रहूं। लेकिन ये आपने जो लिखा है रिस्क ए इश्क, तो बहुत सारे तो युवा यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश, कैसा इश्क करने पर रिस्क हो सकता है? ये तो सबने सुना होगा कि नो रिस्क नो गेन। तो वही बात मोहब्बत के साथ है, इश्क के साथ है। और ये केवल सिर्फ उस इश्क की बात नहीं हो रही है। कोई भी काम जिसे आप प्यार करते हैं, आपका लक्ष्य हो, आपकी ड्रीम्स हो, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए रिस्क उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं होता, हमारे पेरेंट्स तक हमारा साथ नहीं दे रहे होते, तब भी जो जुनून होता है हमारे सपनों का, जो हमारी मोहब्बत होती है अपने सपनों के लिए, वो हमें हिम्मत देती है और हम एक रिस्क ले लेते हैं कि बस मुझे इस राह पे चलना है, भले ही मेरे साथ कोई हो ना हो। और उस जुनून का कमाल देखिए कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं और आपके सपने आपको हासिल होते जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं। तो इश्क के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं। लेकिन भगवान जी, आपको तो इश्क जो है वो आपको द परफेक्ट लव लगता है। प्यार रिस्क है या परफेक्ट है? देखिए, ये प्यार के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। प्यार ही जीवन है। हम चाहे ये अपने ये माँ बाप से करें, या वाइफ से, या किसी से भी, या अपने काम से करें। बोलते हैं कि जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आप सभी ने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो ये प्यार ही है, जो अपने काम से हो, या बीवी से हो, या किसी से हो। तो जो प्यार हो वो अच्छे से होना चाहिए, और वो कहीं पे भी हो। तो आज की डेट में जो मेरा प्यार है वो लेखन से है, और लेखन के सिवा किसी दूसरी चीज से नहीं। लेकिन आपने जब प्यार का जिक्र किया और आपने ये कहा कि आपके काम से भी प्यार हो सकता है, अपनी पत्नी से भी प्यार हो सकता है, तो रत्नेश्वर जी के चेहरे पर एक मुस्कान सी थी। अब उसका राज तो वो खुद ही खोलेंगे। लेकिन सर, आपने विविध विधाओं में 22 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें जीत का जादू, मीडिया लाइव। ये मीडिया लाइव क्या है, ये मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया से जुड़े होने के चलते ये एक इच्छा मन में हुई इसको समझने और जानने की। इसके साथ रेखना मेरी जान, ये भी समझना चाहेंगे। मीडिया लाइव, मीडिया की कहानी लाइव है। उसमें आपके चैनल्स में जाकर दरवाजे से, गेट से एंट्री लेते हुए एडिटोरियल रूम तक, और फिर वहां से एंकर और सारा आउटपुट, इनपुट, ये सब कैसे काम कर रहा होता है। एक बाहर से दर्शक घुसता है और उन सब जगह से घूमते हुए उस पूरी कहानी को लिखता है। लेकिन उसमें तकनीकी पक्ष भी साथ साथ आता है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आता है, एंकरिंग कैसे करें ये भी आता है, और वो सब लाइव चलता रहता है, जैसे आप लाइव दिखाते हैं चैनल पे। तो इसलिए मीडिया लाइव उसका नाम मैंने रखा कि एक बार आप किताब शुरू करेंगे तो एक कहानी की तरह उसके तकनीकी पक्ष को भी जान पाएंगे। और अभी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से लेकर जामिया मिलिया से लेकर देश के दूसरे संस्थानों में भी वो पहली पसंद है युवाओं की, क्योंकि जिस लाइवली तरीके से हमने पूरी बात समझाई है
तो वो दरअसल युवाओं को ध्यान में रखकर जो मैं उपन्यास लिखता हूं उसकी वो तैयारी होती है कि युवा जो अपने कोर्स में लगे हुए हैं, जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो भी मेरे नाम, मेरे शब्द को पहले से जान कर रखें, क्योंकि उनको अब सामना होने वाला है रेखना मेरी जान और 32,000 साल पहले से। तो वो तैयारी कराने के लिए वो सारी किताबें मैं लिखता हूं, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, जीत का जादू और मीडिया लाइव। अच्छा, जीत का हमेशा जादू रहता है या वो ज्यादा सर चढ़ जाता है? ये जीत के जादू को कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? जीत का जादू, आप सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है जिंदगी में वो स्वयं को जीतना होता है। जिस दिन आपने खुद को जीतना सीख लिया उस दिन पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जो मैंने प्रयास किया और उस पर काम किया। तो इसलिए जीत का जादू वही है, क्या आपने जीता, खुद को, स्वयं को जीत पाए आप? तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है और ये सबसे मुश्किल काम भी होता है। आप अक्सर दावा करते हैं उसको बहुत जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। क्या आप खुद को ही नहीं जानते, दूसरों को क्या खाक जानेंगे? तो इसलिए स्वयं को पहले जानिए, स्वयं को पहले जीतिए, उसके बाद दूसरों पर विजय पाने की लालसा रखिए, तभी कोई बात बच सकती है। तो ये जीत का जादू है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा यहाँ बैठा हुआ शख्स भी जो कभी इस पर प्रयास करे कि अपने आप को जानना है। मैं हूं ना यहाँ। यहाँ हर कोशिश ये होती है कि पहले अपने टीचर्स को जान जाइए, फिर जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बॉस को जान जाइए, आपके जो रिश्तेदार हैं उनको जान जाइए। ये प्रोसेस चलता रहता है। शादी हो गई तो पति और पत्नी को जान जाइए। तो ये प्रोसेस लंबा है सर, और ये अच्छी चीज है कि अपने आप को जानने की बात होनी चाहिए। तस्नीम खान जी, आपने लिखा है ए मेरे रहनुमा, इस पर प्रकाश डालिए। ये कौन है आपका रहनुमा जो आपको प्रेरित करता है इतनी अच्छी लेखनी के लिए? बिल्कुल, मैं रत्नेश्वर जी की बात को ही आगे बढ़ाना यहाँ पर चाहूंगी कि खुद को जानना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम सब कोई किसी पर डिपेंड होना या कोई किसी को कंट्रोल करे, कोई किसी को रहनुमा किसी का बनना, ये ठीक नहीं है। हम एक दूसरे के कंपेनियन है। तो मेरा जो नॉवेल है भारतीय ज्ञानपीठ से आया था, ए मेरे रहनुमा, तो उसमें यही है। उसमें पितृसत्ता के खिलाफ है, नॉट मैन वर्सेस वुमन एंड वुमन वर्सेस मैन। दिस इज वर्सेस पितृसत्ता, पेट्रियार्की, इंडियन पेट्रियार्की। तो यहाँ पर मैंने यही रखा कि जो कंपेनियन ऊपर वाले ने दिए हैं या इस कायनात ने हमें कंपेनियन के तौर पर भेजा है, एक स्त्री को और एक पुरुष को, तो डोमिनेटिंग नेचर जो है वो नहीं चल सकता। आपका जीवन तभी चल सकता है जब दोनों बराबर उस जीवन को चलाएं। तो एक दूसरे के कंपेनियन बने बजाय रहनुमा बनने के। तो उसमें मेरा पूरी थीम यही है कि ए मेरे रहनुमा या ए मेरे जो भी साथी है उसके लिए है कि प्लीज आप रहनुमा ना बनो। आपको एक साथी के तौर पर दिया गया है, आप हमारे साथी बनकर ही चलो। जैसे हम आपकी यहाँ मैं ये कहूंगी क्योंकि वर्किंग वुमेन कम होती है और मैं हमेशा ही बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ कि एक वर्किंग जब हम मिडिल क्लास में आते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी की, तो वहाँ वर्किंग वुमेन की जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो नहीं ही होती है, बहुत कम हम रेयरली देखते हैं। तो जिस तरह से एक पुरुष जो है वो उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी सफलता को माना जाता है, ठीक उसी तरह से एक विमन की सफलता को भी माना जाए, बिल्कुल बराबरी पर उनको देखा जाए। यानी साथी जो है एक दूसरे की सफलता को एंजॉय करे। तो इसे लेकर मेरा उस ए मेरे रहनुमा में यही है, मतलब मैं मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि प्लीज आप साथी हो, साथी बनकर रहो, हमारे रहनुमा बनने की कोशिश मत करो प्लीज। तस्नीम जी, जैसे आपने कहा कि साथी बनकर रहो, आजकल बहुत सारी लेखनी है जो इस तरफ लिखना शुरू किया है जहां पर आप बराबरी की बात करते हैं पुरुष और महिला में। आप क्योंकि लिखती हैं, आपने इतने अच्छे टॉपिक को चुना लिखने के लिए, आपको क्या लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, मानसिकता इस लिहाज से कुछ बदली है कि अब एक बराबर का भाव महसूस किया जाता है? हाँ,
मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आज भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब हम 5 लोग बैठे हैं तो उनमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये सोच मैन वर्सेस विमन नहीं है, लेकिन हर मंच पर महिलाएं जो हैं वो बराबरी पर आए। लेकिन ये यहाँ पर तो हमेशा अभी आरोप लगा देंगे दोनों लोग कि बराबरी की बात कर रहे हैं और आप 3 हम 2। ये तो चलता रहता है कि पहले 3 पुरुष ही थे मैंने देखा है, तो उस आरोप का जवाब भी देना आता है। तो खैर, जब हम हमारी सोसाइटी की बात करते हैं तो अगर मैं ये कहूं कि मैं जो हूँ मुझे जो है मैं नौकरी करती हूँ या फिर मैं पूरी तरह से सशक्त हो चुकी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज की सारी महिलाएं सशक्त हो गई है। मेरा पेट भरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का पेट भरा हुआ है। तो बिल्कुल जो आखिरी व्यक्ति की बात हम करते हैं किसी भी तौर पर, तो उस आखिरी व्यक्ति की बात भी होनी चाहिए। तो वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो एम्पावरमेंट वहां नहीं पहुंचा है। बिल्कुल हम देखते हैं कि पहले से जो स्थितियां हैं वो बहुत सुधरी हैं, काफी सुधरी हैं। मैं अपने गांव से निकली नौकरी करके, एक कस्बाई लड़की हूं, तो अब वहां पर भी लड़कियां नौकरी करती हैं, वो सरकारी नौकरियों में जाती हैं, प्राइवेट नौकरियों में जाती हैं, वो सपने देखती हैं। तो मुझे ये एक बदलाव जो है वो खुश कर देने वाला लगता है कि ठीक है, पहले से बदलाव, लेकिन वो काफी साल पहले हो जाना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है। तो मुझे अकेले कॉलेज नहीं जाना पड़ता मेरे मोहल्ले से, मुझे अकेले स्कूल नहीं जाना पड़ता मेरे मोहल्ले से, अगर ये बदलाव इतने साल पहले आ जाता तो। और पत्रकारिता जैसा बोल्ड पेशा जब चुनते हैं या लेखन का चुनते हैं तो सभी को लगता है कि बोल्ड, और बोल्ड का मतलब जो है वो हमेशा लोग इसको नग्नता से जोड़ते हैं। जो आम लोग हैं वो वैचारिक स्तर पर अगर हम बोले तो वैचारिक स्तर पर अभी इतना परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो एक्सेप्ट कर सके किसी भी बोल्ड पेशे को, या समझ सकें कि बोल्डनेस क्या है, वैचारिक बोल्डनेस क्या है, वैचारिकता क्या है। तो यही सब है। और इसके अलावा मेरी कहानियां जो है वो कई सारी हैं, और लोक जो है कहानियों में चला आता है। मेरा जो कस्बाई जीवन है वो उसमें चला आता है। वहां पर कई सारी कहावतें हैं, कई सारी जो आम बोलचाल में गालियां आती है, उस तरह से भी मेरी कहानी है कब्बर में जानी। तो हमेशा लोग पूछते हैं कि ये क्या है तो महिला को जो गाली दी जाती है उस पर वो पूरी कहानी है। तो लोक कथाएं और वहां की क्या कहावतें हैं वो भी उसमें कहानियों में साथ साथ चलती। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, यही चीज मैं इरा जी से समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में समाज ने बंटवारा कर रखा है कि ये काम तो पुरुष करेंगे और ये काम महिलाएं करेंगी। लेखनी की जब बात आती है, लिखने की बात आती है, तो उसमें हमेशा कि अरे लड़कियां कहाँ उतना अच्छा लिख पाएंगी, इनकी कहाँ अभी इतनी अच्छी सोच होगी। इनसे तो मुझे लगता है शायद आप भी 2-4 हुई होंगी जब आपने लिखने का सोचा होगा। आपके जीवन में फिर कैसे हुआ कि सपोर्ट मिला कि नहीं आप लिख सकते हो, आप अच्छा लिख रहे हो? क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो बहुत जरूरी है कि सामने वाला आप पर कॉन्फिडेंस दिखाए, क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस उस वक्त हिला हुआ होता है। जैसे आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, वैसे ही मैं मानती हूँ कि लेखक का कोई जेंडर नहीं होता है, राइटिंग का कोई जेंडर नहीं होता है। ये अलग बात है कि स्त्रियों की आज भी अधिकांश स्त्रियां हैं, उनको वो आजादी नहीं मिल पाती, वो दुनिया की समझ नहीं मिल पाती है। हमने भी जब दुनिया को देखना समझना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मेरे जो कंटेम्प्रेरी लोग थे, लड़के थे, उनसे काफी लेट शुरू किया, क्योंकि हमें घर में पाला जाता है एक सेफ माहौल में, इससे बात मत करो, उससे मत करो, निकलने का एक समय होता है। शायद उतनी समझ दुनिया की नहीं आ पाती, लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं, कोई जॉब करते हैं, तब वो चीजें हम जानना शुरू करते हैं जो शायद हमारे साथ के जो लड़के हैं वो 12-13 साल की उम्र से सीख जाते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि अच्छे लेखन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास अनुभव हो, आपके पास संवेदनशीलता हो, आपके पास एक दृष्टि हो मानवीय संवेदनाओं को पकड़ने की, अपने आसपास जो चल रहा है उसे पकड़ने की। तो अगर वो दृष्टि आप पे है तो कभी आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये लेखन स्त्री का है या पुरुष का। लेखन का जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने समाज में, अपने आसपास चल रही घटनाओं को
लेखनीबद्ध करे और नए विचार समाज को दे, ताकि जो भी पुरानी परंपराएं चल रही हैं, हर परंपरा को बदलाव की जरूरत होती है एक समय के बाद, और ये काम हमेशा एक लेखक करता है, आज के समय में नहीं। जो आज हम आजादी मना रहे हैं, उस आजादी में हमारी जो पुरखिने हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो एक समय था जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, तो केवल भारतीय महिला नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं ने संघर्ष किया है और आज यहाँ तक आए हैं कि हम मंच पर अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है, और सबको, अगर लड़कियों को भी उतना ही एक्सपोजर मिले, क्योंकि किसी तरह से वो कम नहीं होती हैं, ना मानसिक शक्तियों में, ना शारीरिक शक्तियों में। ये अलग बात है कि जिसको माहौल वैसा मिलेगा, जिसकी परवरिश अलग होगी, तो उसका एक्सपोजर अलग होगा। उसके अलावा जो पहले बात हो रही थी, तो उस पर मैं बढ़ाना चाहूंगी कि मोहब्बत हो तो दीवानगी हो, मोहब्बत हो तो दीवानगी हो, टुकड़ों में तो आशिक बहुत मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि टुकड़ों में आशिकी करते हैं, चाहे वो काम से हो, चाहे प्यार से हो, चाहे अपनी फैमिली में हो। हम सबको थोड़ा थोड़ा जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम बहुत लोगों को जान लें। और वही मैं रत्नेश्वर सर की बात से भी सहमत हूं कि सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। तो हम खुद से भी टुकड़ों में मोहब्बत करते हैं, हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले खुद को जानें, खुद से भरपूर मोहब्बत करें, और जो इंसान खुद से बहुत प्यार करता है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो लोगों को बहुत प्यार करता है। तो ये दीवानगी जरूरी है, चाहे वो अपने काम के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, जो भी हो, पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से हो। ये नहीं कि काम चल रहा है तो बस ठीक है, तो फिर उसमें आपको खुशी भी नहीं मिलती है, उसमें आपको उतना मजा भी नहीं आता। बहुत खूब आपने कहा कि अपने आप से तो ईमानदारी रखनी ही चाहिए, उतना तो हर इंसान को अपने लिए मेहनत करनी ही चाहिए। रत्नेश्वर जी, क्योंकि हम जिस तरीके से प्यार से हमने शुरू करते हुए, अब हम जरा 32,000 साल पहले चले। ये जो आपने लिखा, ये क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, इसको लिखने के पीछे आपकी इच्छा या मंशा क्या रही थी? हम लोग ये सोचते रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है। अभी बहुत सारी बातें हुई, स्त्री विमर्श पर भी बात हुई, प्रेम पर भी बात हुई। तो 32,000 साल पहले जब मैं जाता हूं, तो ये पाता हूं कि ये जो आज की सांस्कृतिक दुनिया है, ये स्त्रियों ने बनाई। अगर उन स्त्रियों ने, जैसे दुनिया की पहली किस्सा गो एक स्त्री, बूढ़ी स्त्री औरत थी। हम आज कहानीकार भले पुरुष हैं, लेकिन पहली स्त्री ही थी जिसने किस्सा सुनाया था। तो ये जो सुंदर सी दुनिया आपको दिखती है, ये पूरा का पूरा, इसको सुंदर बनाने में स्त्रियों की भूमिका है। इसके लिए मैंने उस समय का इस्तेमाल किया और विज्ञान का इस्तेमाल किया कि मैं ये बता सकूं कि दरअसल हजारों हजारों साल पहले से जो संस्कृति थी, जिसको हम भूल गए हैं, जो समुद्र में चला गया, जो बर्फ में ढक गया, वहां क्या स्थिति थी, ये मैं बताना चाहता हूं। उसके माध्यम से आज के समय को दिखाना चाहता हूं कि हम कहां खड़े हैं, वो क्या था। तो ये एक बात। दूसरा, उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं 32,000 साल पहले कि पहली बार एक स्त्री और एक पुरुष में जो व्यापार हुआ था, वो क्या था। पहला प्रेम जो हुआ था, वो क्या था, कैसा था। पहली बार नृत्य हमने किया था, वो कैसा था। तो हम जो आज जहां खड़े अपने आप को पाते हैं, इसका सब कुछ बीजारोपण हजारों हजारों साल पहले, जो कि कुछ अवशेष मिले, जिसके आधार पर मैंने यह उपन्यास लिखा गल्फ ऑफ खंबात में, जिसमें ये बताया गया, कुछ भारतीय और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये सामान जो मिले ये 32,000 साल पुराना हो सकता है। तो बस वही हमारे लिए काफी था। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं को, वैज्ञानिकों को मैंने पढ़ा, उसका रिसर्च पेपर पढ़ा, ढूंढा, खोजा, और फिर उसके आधार पर मैं उन बातों को सामने लाया जो 32,000 साल पहले हो चुका है। और उसको भी कहने के लिए मैंने फिजिक्स का सहारा लिया, क्योंकि जो भी आज
हम लोग जिस जगह पर बैठकर बातें कर रहे हैं, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, ये सब ऊर्जा है। जो हम सब के मुंह से निकल रहे हैं वो सब ऊर्जा है। और फिजिक्स के कारण फिजिक्स ये कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो ध्वनियां हैं ये कभी खत्म नहीं होती। जो मैं अभी बोल रहा हूं ये कभी खत्म नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, शब्द ब्रह्म होता है। तो फिजिक्स भी कहता है कि चूंकि 0 पॉइंट फील्ड में ये ध्वनियां संग्रहित हैं, और एक क्रोनोवाइजर वैज्ञानिक हुए अमेरिका के, जिन्होंने ये बताया कि आप उन ध्वनियों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उस दृश्य को देख भी सकते हैं और ध्वनियों को सुन भी सकते हैं। तो उसके आधार पर मैंने 32,000 साल पुरानी कहानी कहने की कोशिश की, और मैं वहां ले जाने का प्रयास किया जहां आप देख सकें। और प्रेम और मोहब्बत, उस पर मैं 4 पंक्ति बोल करके बात बिल्कुल अपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। कागज के उस पटल पर जब मेरी नजर पड़ी थी, उकर आई थी सूरत, वो दिखने लगी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे में यूं आ मिला था उसी का वो चेहरा, पर मैं दिख रहा था। वाह, क्या बात, बहुत खूब सर, बहुत खूब। और जो आपने कहा कि शब्द कभी खत्म नहीं होते, शब्द ब्रह्म है। तो भगवान जी, जब हम बोलते हैं तो कहते हैं 100 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तब भी क्या मन में ऐसा ही रहता है कि 100 बार सोचना पड़ता है लिखने से पहले? बिल्कुल सही बात है। ये बोलते हैं कि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। आपने क्वेश्चन जो है पूछा था कि वो महिला हो या पुरुष हो, सोच तो ये देख के नहीं आती कि ये पुरुष है या महिला है। सोच किसी को कभी भी आ सकती है। तो विचार जो होते हैं यही कहानी की आत्मा होते हैं। जो भाषा होती है ये बस एक समझाने का तरीका होता है। जो कहानी है ये विचार होते हैं, ये किसी को कभी भी आ सकते हैं। दूसरी चीज कि सर ने ये बताया कि हमने क्या लिखा, ये 32। तो जो किताबें हैं इसकी आत्मा कहानी होती है, ना कि ये भाषा। पिछले 20 सालों में ये दिखाया गया कि भाषा आत्मा होती है। भाषा आत्मा नहीं होती है, कहानी होती है जो यहाँ के समाज को ये बताती है कि आपको ये कैसा जीवन जीना है। तो यानी इरा जी, आप भी क्या इस बात से सहमति जताएंगी कि कई बार कहानियां, शब्द आपने क्या किस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपकी कहानी कितनी दिल को छू जाती है वो मैटर करता है, और शायद फिर भाषा और शैली ये सब लेखनी में पीछे छूट जाते हैं। सबसे जरूरी तो भाव ही होता है, किसी भी कहानी की आत्मा होती है कि हम किस तरह मानवीय संवेदनाओं को पकड़ते हैं। उसमें एक इंसान में कई तरह के इंसान होते हैं। हम अगर खुद को ही लें तो हम जो हैं अपने पेट के साथ बहुत अलग होते हैं। जो भी डॉग लवर्स हैं या कैट लवर्स हैं वो कनेक्ट करेंगे इस बात से कि हम अपने पेट को जितनी बार देखते हैं ये बोलेंगे कितना क्यूट है, उसे दुलारते रहेंगे दिन भर, लेकिन इतना दुलार हम अपने बच्चे को नहीं देते हैं या अपने घर में नहीं देते हैं। तो जो ये फीलिंग्स हैं ये बहुत अलग अलग वेवलेंथ पे काम करती हैं, और वो वेवलेंथ किसी और की वेवलेंथ के साथ मैच हो जाए तो एकदम से कमाल हो जाता है। हम उस इंसान को प्यार करने लगते हैं, और कई बार हम बोलते हैं ना कि इससे हमारा ऑरा मैच नहीं करता है या इसके साथ नेगेटिव सी फील आती है, तो वो भी एक ऑरा है, वेवलेंथ है कि हमारी वेवलेंथ या जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे शब्द घूमते हैं ऐसे ही हम सबकी एनर्जी घूमती रहती है। तो हम किसी से कनेक्ट करते हैं और किसी से नहीं कर पाते हैं। तो जो कहानी में है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि भाषा तो सहज होनी जरूरी है, और आज की भाषा होनी जरूरी है। जो हमारे पाठक हैं वो कनेक्ट करें, जो ऐसा नहीं कि
जो हमारे पाठक हैं शहरी हैं और हम एकदम ठेठ गांव की भाषा लिख दी या फिर एकदम शुद्ध हिंदी लिख दी, तो जो पाठक वर्ग है जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा। तो ये जरूरी है कि भाषा जो है सहज हो, जो आसानी से समझ में आए और उस भाव को, उस फीलिंग्स को लोगों तक कन्वे करे। शिल्प भी बहुत जरूरी है कि किस शिल्प में कहानी है और किस तरह से कहानी लेयर्स में चल रही है, या एक कहानी 3 तरह से जाती है कि स्टार्टिंग होता है, मिड होता है और एंड होता है। तो एक वेव की तरह चलती है और फिर क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स, हर कहानी इन 3 भागों में बटी होती है। लेकिन कहानी लिखने के बहुत अलग अलग तरीके भी हैं, अलग अलग क्राफ्ट हैं और हर कहानीकार अपने हिसाब से लिखता है, कई लोग नए तरीके निकालते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगी कि जो भाव हैं, इमोशंस हैं, वो सबसे नाजुक चीज है उस कहानी की। कई बार बहुत क्राफ्ट होने के बाद भी कई बार हम होता है कि ओवर डेकोरेशन कर देते हैं तो वो जगह अच्छी नहीं लगती है, वो लगता है कि सिंपल होता और थोड़ा डेकोरेशन हो तो अच्छा होता है। तो बैलेंस जरूरी है, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक बैलेंस में हो तो मुझे लगता है एक बेहतर कहानी होगी जो पाठक तक पहुंचेगी और पाठक उस कहानी को और दूर तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। तस्नीम जी, क्योंकि हम पत्रकार के तौर पर, मीडिया के तौर पर, जब हम नए जो पत्रकार आते जाते हैं और उनकी बहुत सारी शैलियां डिफरेंट और बदल जाती हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो स्तर कम हो रहा है, थोड़ा गिर रहा है, और लेकिन ठीक है, वो उस एज में सफलता पा रहे हैं, वो पत्रकार या वो शैली या वो तरीका। लेखन में भी एक तय डेकोरम होता है कि उसको इतना मेंटेन करके चलना है। आज के जो वक्त में साहित्य लिखे जा रहे हैं, जो लेखनी है, आपको लगता है कि जैसे आप ये कैसा महसूस करती हैं जब कोई ऐसे ही छेड़छाड़ कर जाए उस डेकोरम से और फिर आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, उसकी किताब तो चली लेकिन वो छेड़ गया, वो जो एक नींव है उसको हिला गया। बिल्कुल। डेकोरम की जहां तक हम बात करें साहित्य में, तो ऐसा कोई डेकोरम होता नहीं है ना। उसके कोई तय मापदंड नहीं होते हैं कि कौन सी कहानी पसंद की जाएगी, कौन सी नहीं की जाएगी। तो कहानी इंसान को कहता है, तो वो सामने वाला इंसान यानी पाठक क्या पसंद करेगा ये हम कह नहीं सकते। कुछ लोग हैं वो संघर्ष पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो प्यार पसंद करते हैं, कुछ लोग इतिहास पसंद करते हैं, तो ये उनके ऊपर होता है। और दूसरा, जब हम शैली, कथा कहन जो की बात करते हैं, कहानी की बात करते हैं, फिर उसके शिल्प की बात करते हैं, शैली की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो कुछ पीछे नहीं छूटता है, इसमें सब साथ साथ चलते हैं। जब साथ साथ चलते हैं तभी एक कहानी इस तरह से बनती है कि लोग एक लय में पढ़ते जाते हैं। दिक्कत वहां होती है जब ये लय ही नहीं बन पाती। अगर एक सिटिंग में आप कहानी नहीं पढ़ सकते तो मुझे लगता है कि वो लेखक जो है वो कह नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है, सबका अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में तो यही है कि अगर आप एक लाइन में कोई अपनी बात नहीं समझा पाए तो आप 10 लाइन में भी नहीं समझा सकते। तो मुझे भी कहानियों को लेकर और उपन्यास को लेकर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर मैं एक लाइन में अपनी बात नहीं कह पाई तो इसका मतलब मैं उन 100 पन्नों में भी अपनी बात नहीं कह पाऊंगी। तो कुछ भी बंधा हुआ नहीं होता है, सबके अपने अपने। और भाषा की जहां तक हम आज की बात करें तो बेशक भाषा जो है उसके साथ कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं युवाओं को देखती हूँ तो वो उन पुराने राइटर्स को अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है जो हम पढ़ा करते थे, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनको स्मृत चुगताई, इन लोगों को अभी लोगों ने छोड़ा नहीं है, अभी भी उनको पढ़ते हैं, उनके हाथों में वही किताबें दिखती है। मैं जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हरदेव जोशी में, तो वहां भी जाते, गेस्ट फैकल्टी हूँ, तो वहां जब बच्चों के हाथों में वो किताबें देखती हूँ जो हमने पढ़ी हमारे वक्त में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग आज भी, जो यूथ है आज का, वो आज भी उस भाषा को पसंद कर रहा है। वो नएपन से होकर पुरानेपन में भी लौटता है, क्योंकि भाषा की जो प्रयोग धर्मिता है वो उसको समझना चाहते हैं कि पहले क्या और आज क्या। अगर उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो बिल्कुल पूछ लेते हैं। जब हमें समझ नहीं आता तो हम सोचते थे, कई सालों तक मन में सवाल रहते थे, लेकिन आजकल के युवाओं की अच्छी बात है कि वो पूछ लेते हैं। तो जो नया लिखा जा रहा है वो तो वो पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन
पुराना जो है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा रत्नेश्वर जी ने कहा कि शब्द कभी खत्म नहीं होते, ऊर्जा जो है एक से दूसरे में तब्दील होती जाती है, इसी तरह से शब्द जो है एक से दूसरे तक पहुंचते जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, उनका सफर जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे एक लाइन की मैंने बात की, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा हम हेडलाइन देते हैं खबरों की अखबारों में, उसी तरह मुझे ये लगता है कि मैं सबसे पहले टाइटल सोचती हूँ, अपने कुछ भी लिखती हूँ तो उसका टाइटल सोचती हूँ, और उसके इर्द गिर्द अब मेरा उपन्यास जो हाल ही में आने वाला है हम नवाई, तो उसमें पहली बार ऐसा होगा, मेरी 13 कहानियां आ चुकी हैं, उसके अलावा मेरा कहानी संग्रह तो है ही और उपन्यास है, तो अब ये अगला जो उपन्यास है ये प्रेम पर होगा, लेकिन हम नवाई इसका मैंने टाइटल दिया है। और हम नवाई इसलिए कि एक दिल होना जो है वो जरूरी नहीं है, लाइक माइंडेड, हम नवाई का मतलब है लाइक माइंडेड, तो लाइक माइंडेड जो ईरा की बात है, रत्नेश्वर जी की बात है, भगवान जी की बात है, उसमें मैं प्रेम में जोड़ना चाहती हूँ कि लाइक माइंडेड, एक दूसरे के साथ में एक सा दिमाग रखने वाले, यानी एक सा विचार रखने वाले लोग जो है उनका साथ जो है वो लंबा चलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये पूरा सफर रहता है मेरे लिए शब्दों का। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमने शुरुआत भी प्यार से की, और जब हम आखिरी मोड पर हैं खत्म करने के लिए तब भी हम प्यार तक ही पहुंच गए हैं, तो प्यार से हुई हमारी जो सफर की शुरुआत वो प्यार पे ही खत्म भी होती दिख रही है। लेकिन रत्नेश्वर जी, जिस तरीके से आपकी लेखनी है, आप जिस तरीके से अब आगे क्या लिखने वाले हैं वो बताइएगा, और किस तरीके का परिवर्तन आप महसूस करते हैं कि पुराने समय में और अब के समय में दिख रहा है, और विज्ञान का कितना असर इससे आप जोड़कर देखते हैं, क्योंकि आपने अभी फिजिक्स का जिक्र कर दिया था, तो वो कहाँ असर डालता है और कितना असर डालता है? मैं एक दो लाइन में ईरा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस बात पे आऊंगा। इन्होंने कहा कि पहली लाइन या पहले पेज में हम पाठक को पकड़ पाए या नहीं, या वो समझ पाया या नहीं, तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े साहित्य हैं दुनिया के, भारत के भी, चाहे आप रामचरितमानस और महाभारत ही क्यों ना उठाएं, तो एक लेयर ऊपर का एकदम आम पाठक के लिए चलता रहता है। रामचरितमानस में राम की कहानी पढ़ने के लिए गांव-गांव का आदमी उसका आनंद उठाता है, लेकिन जैसे ही रामचरितमानस को हम दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, तो उसके नीचे के लेयर को समझना शुरू करते हैं कि कहानी के नीचे का महाभारत जितनी बार आप पढ़ें, मैं तो सिर्फ एक बार पढ़ पाया संपूर्ण महाभारत, 2 साल लगे मुझे संपूर्ण महाभारत पढ़ने में, लगभग 10-12 घंटा रोज पढ़ता था सिर्फ महाभारत। इतने करंट हैं उसमें, इतने अंतर कथा हैं, इतनी अंतर कथाएं हैं, और इतने भाव हैं उसके अंदर कि आप बार बार भी पढ़ते हैं तो पूरा समझ नहीं पाते। तो इसलिए समझने की बात जहां तक है, तो आपकी कहानी में बड़ा साहित्य वही हुआ, कालजयी साहित्य वही हुआ कि एक कहानी तो ऊपर चलती है जो सबको सीधे समझ में आ जाती है, और उसके बाद जितनी बार उसका अध्ययन करेंगे आप, उसके नीचे जाते जाएंगे, उससे और चीजें खुलेंगी और द्वार खुलेंगे। तो ये कुछ बड़े और महान साहित्य की कोशिश रहती है। ये एक बात है। दूसरी बात आपने क्या पूछा मुझसे? मैंने आपसे पूछा कि विज्ञान को किस तरीके से जोड़ते हैं। अब जैसे जानबूझकर विज्ञान इसलिए लाना जरूरी था, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है। वरिष्ठ लेखक भी यहाँ बैठे हुए हैं और उन सबका लेखन लगातार 30, 40, 50 वर्षों से हो रहा है। तो एक अंतर ये आया है कि आज जो लिखा जा रहा है, भारतीय साहित्य की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ हिंदी साहित्य की नहीं, वो हम जी चुकी घटनाओं को लेकर लिख रहे हैं। तो वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की घटनाएं होती हैं सामान्य तौर पर। 5 साल पहले की भी हो सकती हैं, 2 साल पहले की भी हो सकती हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जो कॉलेज में है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला पाठक, वो 10 साल आगे की ओर देख रहा है और हम उसको 10 साल पीछे वाली बात बता रहे हैं। तो यहां पे बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हमारा युवाओं के साथ होता है। हमने ये महसूस किया, एक अपने मित्र के यहां मैं नागपुर में गया, जिसने मेरे आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। उसने अपनी बेटी से मेरा परिचय कराया कि ये मेरे मित्र हैं और ये बहुत बड़े लेखक हैं। तो उसने कुछ अच्छा भाव नहीं दिखाया और 2-4 वो चली गई वहां से। 10 मिनट बाद उस पार्टी में वो वापस शामिल हुई और फिर वो मेरे साथ सेल्फी लेने लगी।
बाद में पता चला मुझे कि वो पहले इंटरनेट पर जाकर सर्च किया उसने कि मैं कौन हूं सच में, ये हवाबाजी तो नहीं कर रहा, और उसके बाद उसने इस गंभीरता को समझा कि हाँ ये सही में कोई बेहतर लेखक है। तब तो मतलब जो आने वाला पाठक है वो इतना जागरूक है कि आप मूर्ख बनाकर नहीं जा सकते हो। सही बात। तो इसलिए उनको क्या पसंद है, उनको विज्ञान पसंद है। वो हर चीज को, धर्म को भी साइंटिफिकली तय करना चाहते हैं, उसकी कसौटी पर कसना चाहते हैं कि सचमुच क्या है वहां, तब वो उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती। और वैसे भी हमारे बच्चे तो अब अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, वहां पे हिंदी पढ़वाना तो और मुश्किल है। तो ऐसे समय में हमको उनकी भाषा, उनका विषय, उन सबको अपने साहित्य में शामिल करना होगा, तभी हम हिंदी साहित्य को और भारतीय साहित्य को बचा पाएंगे। और इसीलिए मुझे देखना मेरी जान, एक लड़की पानी पानी और 32,000 साल पहले, ये सब लिखना पड़ा विज्ञान के सहारे कि युवाओं, और अभी जो 32,000 साल पहले जो अभी इतना चर्चा में है और अमेजन बेस्ट सेलर में शामिल है, उसकी वजह उसमें मैं देख रहा हूं 20 से 35 साल के युवा ही सबसे अधिक खरीद रहे हैं उस किताब को। तो इसलिए मेरी वो सफलता है जो मैं सोच रहा था। तो इसलिए विज्ञान की जरूरत है कि वहां पे जो नई पीढ़ी और जो 1 साल से 18 साल वाले जो आने वाले हैं, आपके ध्यान में वो हैं या नहीं। आप प्रेमचंद को आज भी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो आज के लेखक को कल की पीढ़ी पढ़ेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आज के लेखक के लिए है। तो कल का पाठक क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उससे तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो वहां पे कनेक्ट करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, उनकी भाषा में उतरना पड़ेगा, उनके भाव में उतरना पड़ेगा, उसके विषय में उतरना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी तक अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए मैं विज्ञान जोड़ता हूं और इसलिए विज्ञान का महत्व है साहित्य के लिए। जैसे कि आपने बता ही दिया कि आपकी जो अगली कृति है वो क्या होने वाली है, मैं आप लोग से भी समझना चाहूंगी अब आगे आप क्या लिख रहे हैं भगवान जी। मैं देखिए एक बात तो यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो है लेखक हो या वैज्ञानिक हो, दोनों सेम होते हैं। पेड़ से सेब गिरा सबको ही देखता था, लेकिन उस नजरिए को देखा आइंस्टीन ने, सॉरी वो जो है न्यूटन ने। तो सेब हर कोई देखता है, लेकिन लेखक होता है कि हर चीज को अपने नजरिए से देखता है कि ये घटित तो हो रहा, ठीक है ना बेटे। कल यहाँ का नाम है साहित्य याजक, और साहित्यिक लोगों को सबसे छोटा मंच दिया गया है। देखिएगा प्लीज, सभी साहित्य, संगीत है, द्वारचार है, मतलब सब कुछ है नाम है साहित्य आज तक। नहीं लेकिन एक सेकंड भगवान जी, यहाँ आप बैठे हैं उस मंच के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, स्टेज 2 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सर वहां पर भी साहित्यकार पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा साहित्यकारों से हम लोगों को रूबरू करा पाए, इसलिए हमने ये स्टेज 3 बनाया है। नजरिए का फेर है सर, इसको पॉजिटिव देखिए तो ठीक है, नेगेटिव देखिए तो नेगेटिव। लेखक जो होता है कि अपनी तरह से जो है ना इस चीज को सोचता है, ठीक है। लेखक हो या वैज्ञानिक हो दोनों हर चीज को देखते हैं जैसे से सभी कोई देखता है, लेकिन वो सोचते ही अपने नजरिए से। तो हर चीज हमेशा यहाँ होती रहती है। लेखक होता है जो अपने जो एंगल से सोचता है, बस दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। इरा जी आपकी अगली कृति जल्दी से चंद शब्दों में, क्योंकि वक्त अब अभी पिछले महीने मेरी नई किताब आई है पेंगुइन हिंद से, कुछ पन्ने इश्क कहानी संग्रह है वो, और उसके बाद मैं एक उपन्यास पे काम कर रही हूँ, बेगम साहब की चिलमची, जो बदायूं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो और उसके साथ मैं अभी ऑडियो स्टोरीज कर रही हूँ, अमेजन ऑडिबल से जुड़ी हूँ, फिल्म मेकिंग तो चल रहे हैं। और भाषा का जहां तक सवाल है, हिंदी से अगर युवा वर्ग जुड़ा है तो वो नए जो उनको मिल रहे प्लेटफॉर्म, जैसे ऑडियो हुआ, फिल्म्स हुई, वेब सीरीज हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी का भविष्य खतरे में है। और भाषा को प्यार करने वाले लोग हैं और रहेंगे। और बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, पिछले सवाल पे तस्नीम के मैं बोलना चाहती थी कि
वो डेकोरम तोड़ने की आपने बात कही, तो फिर वो लेखक ही क्या है जो डेकोरम ना तोड़े? क्योंकि बागी होना पहली शर्त है लेखक होने की। बहुत खूब। आप सबसे पहले बगावत करते हैं अपने घर वालों से। वो कहते हैं क्या करोगे? लेखन। हाँ वो तो ठीक है, पर करोगे क्या? नौकरी क्या करोगे? तो ये आज भी लोग सोचते हैं कि लेखन से कमाया नहीं जा सकता, लेकिन लेखन से बहुत अच्छा कमाया जा सकता है, बस आपको रास्ते ढूंढने होते हैं। तो लेखक को बागी बने रहने दीजिए, और उसका सबूत अभी दिया है भगवान जी ने कि आपत्ति जताई, और बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेखक अपने आसपास हो रहे गलत पे आपत्ति नहीं जताए तो वो लेखक नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, और बस यही उम्मीद करूंगी कि लेखक को पाठकों का प्यार मिलता रहे, लोग किताबें पढ़ते रहें, और मोबाइल के इस दौर में, इंटरनेट के इस भागती दुनिया में थोड़ा ठहर के किताबों की खुशबू लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी से ये चर्चा हुई जिसमें लेखनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और कैसे इसमें प्यार की खुशबू को शामिल करना है, ये हमने यहाँ पर समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।